Hello, my dear student friends, and welcome to our videos on interpretation of statute, deeds, and documents. This is our chapter 4 of our syllabus of other laws, and it is the last chapter और इसके साथ हमारा syllabus हो जाएगा खत्म. अब तक आपने फाउंडेशन हो या सीपीटी हो या इंटर हो, अब तक आपने पढ़े हैं सेंट्रल एक्ट्स, राइट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. करेक्ट. तो हमने काफ़ी सारे एक्ट्स को अभी पढ़ा है एंड ऑफ कोर्स जनरल क्लॉजेज एक्ट. लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है, दिस इज नॉट an act. Okay, this is a chapter which is going to help us understand most of the things which are given in the acts when we need to interpret the provisions of the act. पहला सवाल स्टूडेंट के दिमाग में आता है that why do we need to understand about how to interpret statutes, how to interpret deeds and how to interpret documents. हमको मीनिंग पता है इन वर्ड्स का. सो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन? हमने एक्ट्स में प्रोविजंस देखे हैं, वी हैव अंडरस्टूड सेक्शंस, वी हैव अंडरस्टूड सब सेक्शंस, लेकिन इंटरप्रिटेशन की क्या ज़रूरत है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो प्रोविजंस दिए हैं, जो सेक्शंस दिए हैं हमें एक्ट में, उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग हमको किस तरीके से लेना चाहिए टू अप्लाई टू अ गिवन सिचुएशन और एन इवेंट और अ पर्सन. जब केस, कोई भी केस कोर्ट के सामने जाती है, द जज has to first read the provisions of the various acts under which the case has been filed. तो अगर एक केस कंपनी का केस है जो इनकम टैक्स के ना पेमेंट की वजह से कोर्ट में गया है, so the case will be tried under 2 acts or even more than 2 acts. कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे रिलेटेड टू टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट के भी प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक केस. अब ये प्रोविजंस तो जुडिशरी ने पढ़ लिए, लेकिन अभी वो प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करना है इन द गिवन केस, दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन. As a chartered accountant, there will be a client who will come to you for advice. वो आपको आपका प्रॉब्लम बताएगा, अब बिजनेस का प्रॉब्लम बताएगा. नाउ ही विल आस्क यू प्लीज टेल मी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लॉ में इसका क्या प्रोविजन है. सो यू आर गोइंग टू टेल हिम द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू इंटरप्रिट कि वो प्रोविजन इसके केस में कैसे अप्लाई होता है या नहीं होता है. दैट इज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन, करेक्ट. लेकिन एट द लेवल ऑफ जुडिशरी देर आर मेनी फैक्टर्स विच हैव टू बी कंसिडर्ड. ओके, सो ये चैप्टर हमारी पढ़ाई का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एन एक्ट. जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897 वॉज एन एक्ट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. इट इज़ रिगार्डेड एज द एक्ट ऑफ ऑल एक्ट्स. वाई इज इट कॉल्ड एज अ एक्ट ऑफ ऑल एक्ट्स? एज यू नो कि जो सेंट्रल एक्ट्स है, अभी आपकी जो सीए की एग्जामिनेशन है, इट इज़ अ सेंट्रल एग्जाम. सो इस सेंट्रल एग्जाम में यू इन लॉ यू आर स्टडिंग सेंट्रल एक्ट्स, वी डोंट स्टडी स्टेट एक्ट्स, करेक्ट. सो सेंट्रल एक्ट्स में देर आर सर्टन कॉमन लीगल वर्ड्स. जैसे आप ले सिंपल वर्ड आपने जो क्लॉजेज एक्ट में पढ़ा है, ईयर या फाइनेंशियल ईयर या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या a simple word like a document या affidavit. There are many, these words can be used in various acts, correct. So central government can be used in, say, income tax act, it is used in companies act, it is used in LLP, it is used in partnership. So ये words है जो काफ़ी सारे acts में use किए गए हैं. Now just imagine अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है, कंपनीज एक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है,
पार्टनरशिप एक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी एक्सप्लेन कर रहा है. सो डोंट यू थिंक देर इज अननेसेसरी रेपिटेशन of the meaning where it is meaning the same thing and there is nothing repugnant about it, correct? So jahan pe meaning used same hai in the various acts, then do you think it is necessary for every act to repeatedly give the meaning? Answer is no. क्योंकि अगर ऐसे हर एक टैग में हर एक वर्ड का मीनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, then the act will become very bulky and repetitive, and it is also consuming a lot of time of the drafters as well as the readers as well as the interpreters, correct? इसीलिए you have the general clauses act जो देता है आपको मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सर्टेन टर्म्स जो कॉमनली यूज किए गए हैं इन वेरियस सेंट्रल एक्ट्स. ओके, सो वर्ड्स है, like it's not just the words, it is also their application, their provisions. Like अगर time कहाँ है तो what do we mean by time? अगर डिस्टेंस कहा गया है देन व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टेंस, जेंडर, रिपील, डिलीट. तो ये सब का मीनिंग हमको दिया गया है इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट, करेक्ट? सो इन अ लेमैन्स टर्म कैन वी से कि अगर जब आप एक्ट कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, सी जो आपके नोट्स दिए गए हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक्स है लॉ के, वो उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं and the explanation that is in the form, in a simple form to make you understand. लेकिन अगर आपको एक्चुअल लॉ पढ़ना है then you must read the बेयर एक्ट. तो अगर मैं बेयर एक्ट पढ़ रही हूँ and I come across certain terms जिसका मीनिंग मुझे फाइंड आउट करना है, can I look into the general clauses act? Yes. तो अगर लेमन की तरह पढ़ा जाए तो you can say that General Clauses Act is kind of like a legal dictionary of the common words used in the central acts. So does the General Clauses Act help us to save time? Yes, because it is avoiding unnecessary repetitions in other acts. It is reducing repetition. And is it applicable to all the acts of our country? Not all the acts. It is applicable only to Central Act. तो ऐसा क्यों है? Because state एक्ट्स के लिए है खुद का जनरल क्लॉजेस. ओके, सो ये मैंने आपको जनरल क्लॉजेस के बारे में थोड़ा सा क्यों बताया, बिकॉज जनरल क्लॉजेस एक एक्ट है और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक्ट को पढ़ते समय अगर उसको इंटरप्रेट करना है तो वो कैसे इंटरप्रेट करना है. And this interpretation, believe me my dear friends, it can become a very important issue because everyone can interpret things in their own manner, correct? तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख ले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज फॉर्म्ड इन 1872. अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब लेजिस्लेटर्स ने, जब ड्राफ्टर्स में, जब लॉ मेकर्स ने उसको बनाया 1872 में, द सोशियो पोलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम हैव हेल्प टू शेप द प्रोविजंस गिवन इन द एक्ट. आज की सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. सो जब हमको वो प्रोविजंस को अप्लाई करना है आज के केसेस में इंटरप्रेट करते समय, that time we have to follow certain rules, correct? So कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रिटेशन का काम मेनली किसका है? जुडिशरी का है. As you know, our government has 3 main organs. सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं, राइट? स्टेट में वैसा ही रिपीट होता है बट द वर्ड्स आर डिफरेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट में यू हैव फर्स्ट द ऑर्गन इज द लेजिस्लेचर विच मेक्स द लॉज, द एग्जीक्यूटिव जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, एंड वी हैव द जुडिशरी जिसको, जो प्रोटेक्ट और इंटरप्रेट करता है लॉ को, राइट? सो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में आपको पता है 2 हाउसेज है, लोकसभा है, राज्यसभा है. दे कैन पास अ बिल एंड आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से बन जाता है एक्ट, राइट? देन एग्जीक्यूटिव कौन है? Executive is the one who is implementing it. So for example, you have Companies Act जो पास किया गया है 2013 का.
So looking to implement everything related to the Companies Act, the executive, that is the implementing body, has formed what? Ministry of Corporate Affairs, correct? एंड देन जुडिशरी क्या करती है, अगर कंपनीज एक्ट के रिलेटेड कोई भी केस जुडिशरी के सामने आ रहा है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी है, देन द जुडिशरी उस एक्ट को इंटरप्रेट करेगा टू अप्लाई द प्रोविजंस टू दिस पर्टिकुलर केस. गॉट इट? सो जुडिशरी इज इंटरप्रेटिंग इट. अब जुडिशरी के केस में भी ऐसा हो सकता है दैट व्हेन द प्रोविजंस आर बीइंग इंटरप्रेटेड, each person who is interpreting it can bring in his own whims and fancies उसको interpret करते समय. तो interpretation के समय वो he will interpret whatever provision according to his understanding, his knowledge, his learning, his experiences, correct? तो इससे क्या होगा, लेकिन उस आदमी के experiences, learning can be different from another person. So law में this will become not a very stable way of interpretation. इसीलिए जजेस को या जुडिशरी को इंटरप्रेट करते समय कोई भी प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, द लॉ इटसेल्फ हैज गिवन अस सर्टेन rules, certain primary rules and certain secondary rules, and we have also been given internal and external aids of how to read the act, of how to understand an act. So वैसे देखा जाए तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये फॉर अ लॉ स्टूडेंट इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, okay, because it is helping you to understand not only the meaning of the words given in the act, but also the intention of the legislators, the intention of the drafters. So when you put everything in the proper perspective, then you will be able to understand कि अरे ये provision ऐसा क्यों दिया गया है, why this provision, got it? Because जिन्होंने acts को बनाया है, बहुत पहले वाले जो एक्ट्स है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, द पीपल में ऑलरेडी बी डेड नाउ, मे नहीं, डेफिनेटली दे आर ऑल गॉन, करेक्ट? सो लेकिन उनके प्रोविजंस, उनका जो एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अब भी फॉलो कर रहे हैं ना. दैट इज व्हाई इंटरप्रिटेशन बिकम्स वेरी वेरी इसेंशियल. अब ये जो हमारी सेकेंड स्लाइड है, इसी में आपको पता चलेगा कि कैसे इंटरप्रिटेशन में आता है डिफरेंस. अब यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है, ओके. सो फर्स्ट इमेज जो दिखाई दे रहा है हमको, दैट इफ आई आस्क यू व्हाट कैन यू सी, सम ऑफ यू विल से दैट हमको वी कैन सी 2 crocodiles. Some of you will say no, we can see the mouth open of a crocodile, we can see one more shape over there. So my interpretation of that image is going to be different from your interpretation, correct? So like that we can have many interpretations. सेकेंड इमेज अगर देखा जाए तो आई कैन से, मुझे जो ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है वो तो बर्ड है, एंड द बर्ड हैज़ लिफ्टेड इट्स विंग्स. आप कहोगे कि नो मैम, वो जो रेड पार्ट है उसमें जो येलो पार्ट ऐसे ब्लैक एंड येलो दिख रहा है वो तो आईज है, एंड दिस इज अ लायन. सो यू आर ऑल्सो राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट, करेक्ट? देन जो नीचे के दो इमेजेस है, द फर्स्ट इमेज टू द लेफ्ट हैंड साइड, आई विल से दैट दिस इज अ ट्री along with I can see a tree also. You will say no ma'am, I can see the side profile of a lioness and a monkey. So वो भी correct है, right? Then to the next image, I can see profile of the black part जो है वो side profile है of the face, 2 faces. आप कहोगे yes, लेकिन जो बीच का beige part है वो क्या है? That can even be a vase, correct? So and the last picture, some of you can see birds, some of you can see interpreted as leaves of a branch, right? So interpretation is very very important, okay? And interpretation, and for the judiciary it is even more important, because जैसा provision law में दिया गया है exactly वैसा case not necessary ना कि कोर्ट में आएगा, because हर एक केस यूनिक होता है, हर एक केस का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, करेक्ट? सो डिपेंडिंग ऑन दैट दे हैव टू अप्लाई द सेम प्रोविजंस ऑफ लॉ बाय इंटरप्रिटिंग इट टू सी कि इसका और एक मीनिंग निकल रहा है कि नहीं हो, इसका जो मीनिंग निकल रहा है ये इस केस को अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर इस केस को ये और कंफ्यूज कर रहा है तो क्या वी हैव एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल विद अस? सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू बी स्टडी.
सो पहले तो हमको क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, ओके, जो आपने जनरल क्लॉजेज में भी किया है, बट अगेन वी हैव टू डू देम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देम. पहला वर्ड है स्टैट्यूट, ओके. ये जो मैटर है, दिस इज फ्रॉम योर बुक्स इटसेल्फ, ओके. So what is the meaning of statute? Statute is synonymous with an act of the parliament. Broadly speaking, it is the written law that the legislature establishes directly. Remember, foundation में I have already explained to you कि इंडिया में law बनता कैसे है. अब ये word statute क्या है? I told you statute मतलब act, that is the written will of the legislature. जब legislature के जो rules and regulations they want to make regarding a particular thing, उसको जब पार्लियामेंट में पास होके रिटन फॉर्म में वो एक्ट बन जाता है, हमारे यहाँ हम उसको कहते हैं स्टैट्यूट. बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द वर्ड स्टैट्यूट. दिस इज अ वर्ड स्टैट्यूट, ये जो वर्ड है ये यूज हुआ है इंग्लिश लॉ में. हमारे यहाँ हम वर्ड यूज करते हैं लॉ, एंड इन दैट वर्ड स्टैट्यूट वी, लॉ का मतलब वी मीन इवन एन एक्ट, लेकिन हमने लॉ और एक्ट में भी डिफरेंस देखा है. करेक्ट. सो इन इंडिया स्टैट्यूट मीन्स एनेक्टेड लॉ, जो एनेक्ट किया गया है. किसने इनेक्ट किया है? पार्लियामेंट में इनेक्ट किया है. करेक्ट. या स्टेट लेजिस्लेचर, बट हियर वी आर गोइंग टू डू ओनली सेंट्रल एक्ट्स. जैसे सीपीटी में पढ़ा है या फाउंडेशन में पढ़ा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पासिंग ऑफ अ बिल इन द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड फाइनली द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू इट बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट. करेक्ट. तो ये तो प्रोसेस है, और इस तरीके से जब लॉ पास होता है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वर्ड यूज नहीं करता, वी यूज द वर्ड एक्ट्स, ओके, या लॉ. ब्रॉडली स्पीकिंग लॉ. तो ये जो हम डेफिनेशन लेते हैं, या व्हेनेवर वी आर यूजिंग द वर्ड लॉ ऑफ द लैंड, करेक्ट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ ऑफ द लैंड. तो ये लॉ, इस लॉ में क्या क्या आता है? क्या लॉ में सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज एप्लीकेबल है, या कोई और भी, और कुछ और भी एप्लीकेबल है? तो यस, आंसर इज कुछ और भी एप्लीकेबल यहाँ पे है. क्या है इस वर्ड लॉ में, और क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे? यस, वी फर्स्ट सी, पहले है ऑर्डिनेंस. ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट विच ओरिजिनेट्स थ्रू द लेजिस्लेशन इज कॉल्ड एज एनेक्टेड लॉ, स्टैट्यूट एज अगेंस्ट अनएनेक्टेड और अनरिटन लॉ. और ये जो हमारा डेफिनेशन है स्टैट्यूट का, उसमें क्या हम और कुछ भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस. हियर वी कैन इंक्लूड ordinances, we can include orders, we can include bylaws, we can include regulations, we can include notifications, we can include rules. तो मैंने यहाँ पे words यूज़ किए गए हैं. पहला word मैंने यूज़ किया है जो आपके बुक्स में दिया गया है, and that is ordinance. Now what is an ordinance? Now आपको पता है कि जब पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है, उसको हम कहते हैं एक्ट विच इज़ पास बाय द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन ऐसा भी हो सकता है दैट जो राइट आर्टिकल 123 ने हमको आर्टिकल 123 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया गया है प्रेसिडेंट को, दैट मिस्टर प्रेसिडेंट यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली मेक अ न्यू लॉ. सो इससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट डायरेक्टली लॉ कर रही है थ्रू द, इज नॉट गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट एंड द टू हाउसेज, बट टेलिंग द प्रेसिडेंट दैट ये सिचुएशन है एंड यू नीड टू मेक अ न्यू लॉ डायरेक्टली. ओनली यू हैव टू मेक दिस लॉ बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. और ये क्या राइट है प्रेसिडेंट को? यस. ये किसने दिया है? जो फादर ऑफ ऑल लॉ है इंडिया में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने दिया है सेक्शन 123 ने. सो ये जो लॉ होता है जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट बनाते हैं, दैट इज द कॉल्ड एज ऑर्डिनेंसेस. सो व्हेन वी आर सेइंग लॉ ऑफ द लैंड, इट इज नॉट जस्ट एक्ट, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड लिसनिंग टू और ओबेइंग द ऑर्डिनेंसेस विच आर इशूड बाय द प्रेसिडेंट. फिर है ऑर्डर्स. आपको तो पता ही है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग ऑर्डर्स
वेरियस डिपार्टमेंट्स थ्रू ऑर्डर्स आते हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, सो दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर लॉ। लॉ के अंडर ऑल्सो यू इंक्लूड होता है बाय लॉज। बाय लॉज का क्या मतलब है? दोज रूल्स, दोज रेगुलेशंस विच आर enacted by an association or a corporation to provide the framework for its operation. So various departments जो है उनके specific rules and regulations to run their operations and management. So उसके लिए भी there are rules and regulations, लेकिन वो उनको हम क्या कहते हैं? We call them bylaws, correct? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल मीटिंग्स है, उसका प्रोसीजर क्या है, इलेक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू कि लायंस क्लब ऑफ इंडिया है या रोटरी क्लब है, तो उनके भी तो है ना खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, करेक्ट? सो उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनके मेंबर्स को इलेक्ट कैसे होना है, वो रिटायर कैसे हो सकते हैं, सो उनको कहा जाएगा बाय लॉज, करेक्ट? देन यू हैव रेगुलेशंस। तो आपको पता ही है कि आरबीआई कैसे रेगुलेशंस करती देती है टू द कमर्शियल बैंक्स रिगार्डिंग द बैंक रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, राइट? सो वो रेगुलेशंस भी तो आ गए ना लॉ के हिस्से में। देन यू हैव नोटिफिकेशंस। तो जो भी चेंजेस होते हैं लॉ में तो उसको भी नोटिफाई करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल when the Institute of Chartered Accountants of India is making any changes in the dates of examination, तो वो क्या करते हैं? नोटिफिकेशन भेज देते हैं, राइट, टू द स्टूडेंट्स। सो those notifications can be considered as a part of law and of course rules. So ये सब आता है when we study the word statute. All this is going to come in that word, okay? Then आगे बढ़ते हैं। सो आपको सी अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स दैट ये जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12, 10-12 भी नहीं, 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपको आ सकता है, अप टू 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। अब इसमें ये जो फोर्थ चैप्टर है इसमें ज़्यादातर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू कैन बी आस्क्ड a 2-mark question on what do you mean by the word statute, what do you mean by the word document, what is the difference between a document and an instrument. तो ये 2-2 मार्क्स के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क का भी क्वेश्चन आपको एक आ सकता है। सो अगर आपको स्टैट्यूट के बारे में क्वेश्चन आता है, सो फर्स्ट थिंग यू विल राइट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द वर्ड स्टैट्यूट। ये वर्ड यूज़ किया गया है, इन इंडिया वी यूज़ द वर्ड लॉ, स्टैट्यूट ये वर्ड इंग्लिश लॉ में यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ सिनोनिमस विथ act of the parliament. In short, it means the written will of the legislature. And when in India, when we use the word statute, we are actually referring to act which is passed by the parliament. लेकिन statute में, और when we use the word law rather instead of statute, इसमें ordinances भी आ जाएंगे, orders, bylaws, regulations, notifications, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें. And here when we are talking about this law, yes, in the sense of statute, it is only talking about written law, enacted law, and not unwritten or unenacted. जो अभी enact नहीं किया गया, जो अभी written नहीं है, वो statute के with reference to statute नहीं आएगा. Okay. Then we move on to the word document. So what is the meaning of the word document? Section 318 of the General Clauses Act, ये आपने already पढ़ा है, 1897 states that document shall include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means which is intended to be used for which may be used for the purpose or recording that matter. So it means a written or printed instrument that conveys information. The term document generally refers to a particular writing or instrument that has a bearing upon specific transaction. When a document is signed and the signature is authentic, the law accurately expresses the state of mind of the individual who signed it. तो यहाँ पे what simply is a document. Now, document क्या होता है? अब पहले तो समझो. Document shall include any matter written. आपकी जो नोटबुक है वो भी तो written है, तो क्या वो document है? Answer is yes. Your notebook is also a document.
सो डॉक्यूमेंट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है. नाउ अंडरस्टैंड, वेन एवर वी आर यूजिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट इन लॉ, जैसे ही आप, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन के टाइम पे वर्ड मैंने पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप वर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट देखते हो आपके माइंड में क्या क्या आना चाहिए, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सेक्शन 10, 29, 56 वो सब होगा तभी तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट. सो लाइक दैट हेंस फोर्थ वेन एवर यू रीड द वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. मतलब फर्स्ट थिंग यू विल फर्स्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डॉक्यूमेंट मतलब इट इज़ रिटन मैटर. मैटर कैसा है, रिटन है. एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, एक्सप्रेस्ड और मतलब मैटर है, रिटन है. कहाँ पे रिटन है, ऑन एनी सब्सटेंस. एनी सब्सटेंस का मतलब क्या है, कैन इट बी ऑन पेपर, येस. व्हाट इज द सब्सटेंस, द सब्सटेंस इज वुड, कैन इट बी डॉक्यूमेंट, वुड के ऊपर आपने कार्विंग किया है, कैन दैट बी अ डॉक्यूमेंट, येस. क्यों, क्योंकि रिटन है. सब्सटेंस क्या है, वुड है, तो क्या हुआ, एनी सब्सटेंस कहा है ना. कैन इट बी ऑन अ बिल्डिंग, कैन इट बी ऑन स्टोन, येस. तो अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या किसी स्कूल में जा रहे हो और वहाँ पे लिखा है इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर सो एंड सो, तो वो क्या है, दैट इज वॉट, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज इन द रिटन. आप कहते नहीं नहीं वो तो मार्बल पे लिखा हुआ है एंड दैट इज प्लेस्ड ओवर देयर. ये तो रॉक कार्विंग है और वहाँ पे ये लिखा हुआ है, रॉक के ऊपर लिखा है, तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट. बिकॉज यहाँ पे हमको सेक्शन 218 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है ना हमको, दैट इट कैन बी ऑन एनी सब्सटेंस एज लॉन्ग एज इट इज़ रिटन. ओके, it is written, it can be on paper, it can be on wood, it can be on stone, it can be on the ground, it can be on a building, it can be on marble, it can even be on silver or gold. जनरली ऐसी आदत होती है मम्मीज़ की कि अगर उनको कोई सिल्वर का आइटम किसी को गिफ्ट करना है, सिल्वर प्लेट है या बोल है, तो उस पर जो ज्वेलर है उससे लिखवा के लेते हैं, यू नो, ऑन द ओकेजन ऑफ दिस 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 या फ्रॉम दिस दिस दिस. क्योंकि सिल्वर कोई वैसे जाके किसी और को देता नहीं है ना, बेचता नहीं है, तो अपना नाम दे के सो दैट द पर्सन रिमेंबर्स यू. सो क्या वो डॉक्यूमेंट हुआ, आंसर इज येस, बिकॉज यही तो ये कह रहा है, इट इज़ रिटन एंड ऑन एनी सब्सटेंस. ना ये कैसे रिटन हो सकता है, इट कैन बी रिटन बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, इट कैन बी रिटन बाय मीन्स ऑफ फिगर्स. तो वर्ड्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं. टिक मार्क, इट इज अ मार्क. क्रॉस मार्क, it is a mark and it is written and it is on a substance, that will be a document, yes. Or by more than one of those means, so it can be in any form. और उसका intention क्या है, the intention is that it is used for recording a matter or for the purpose for which it has been made. So document जो है, first of all it is written, correct, very important. ये oral, you cannot say ये oral document है. Document means it has to be written. ये written है तो ये कहाँ पे express या describe होना चाहिए, can it be on any substance, answer is yes. Okay, thirdly, how can we do the writing, is it only words, जब हम sentences लिखते हैं only that can be a document, answer is no. उसमें letters भी हो सकते हैं, figures भी हो सकते हैं, marks भी हो सकते हैं, image and wordings भी हो सकता है. Okay, and उसका purpose क्या है, the purpose is to communicate the information which you want to give or record some specific matter. Okay, so this is the meaning of document. So ये जो definition है section 318 का, we have just divided it into simpler forms. Okay, so written है, on any substance है, includes letters, figures और marks है, और more than these means है, and it is used for conveying information or recording of matter. Correct? सो दैट इज डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट के कोई कोई एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट. पहले तो होता है मैटर, राइट. मैटर क्या, मतलब एनीथिंग विच यू वांट टू कम्युनिकेट, दैट इज योर मैटर. द यूज ऑफ द वर्ड एनी with it indicates that the definition of document is detailed and comprehensive. So document क्या सिर्फ legal मैटर के लिए यूज हो सकता है या सिर्फ कमर्शियल मैटर के लिए यूज हो सकता है, आंसर इज नो.
डॉक्यूमेंट मतलब एनीथिंग विच इज रिटन बाय एनी मीन्स ऑन एनी सब्सटेंस फॉर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग or recording anything. So it is not necessary that it is has to be only business या commercial या academic. It can be any matter which you can communicate or record through a document. आप कहते हो कि I like maintaining a diary या a journal, तो क्या वो document है? Yes, you'll say लेकिन ये document कैसे कहलाएगा? ये तो मेरे personal thoughts I am putting into it. So what? It is acting as a record of your personal thoughts. It is in the written form. हमने थोड़ी ना कहा है कि formal होना चाहिए. So that your journal, your diary, your notebooks, they are also documents. Correct? So ये word any, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं. Then is record. It is a record. What do we mean by record? तो record, there must be certain mutual or mechanical device used on the substance. It must be by writing, expression or description. तो डॉक्यूमेंट जो होता है इट इज़ रिकॉर्डिंग द मैटर. वो आपके पर्सनल थॉट्स हो या बिजनेस रिलेटेड हो या आपके घर का बजटिंग चल रहा है, उसका प्लान आपने लिखा है कि इस महीने ये ऐसे ऐसे हम खर्च करेंगे. सो इट इज़ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. करेक्ट. अब ये रिकॉर्डिंग किस तरीके से होता है? म्यूचुअल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपके फ्रेंड को मिलने के लिए उसके सोसाइटी में जा रहे हो, तो जब आप सोसाइटी के गेट पे आते हो तो वहाँ पे वॉचमैन होता है. तो वॉचमैन आपको कहता है कि आपको एंट्री करनी पड़ेगी. तो आपको किससे मिलना है, कितने बजे आप आ रहे हो, कितने बजे आप जा रहे हो, वो उस सबका रिकॉर्ड करता है अपने रजिस्टर में. सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ मैकेनिकल वे इन विच वो सब रिकॉर्डिंग कर रहा है आपके रजिस्टर में, राइट. तो दैट इज़ he is recording that your coming and going. That is the matter which he is recording for the purpose of security purposes. ऐसा भी हो सकता है कि गार्ड जो आपको अंदर आने देता है वहाँ पे मेन गेट पे, वो आपकी कोई भी एंट्री नहीं करता, लेकिन आपको वो एक स्लिप ऑफ पेपर देता है या पास देता है, और वो कहता है कि ये पास लेकर आप उस बिल्डिंग नंबर ई जहाँ पे आपकी फ्रेंड रहती है वहाँ पे नीचे जो गार्ड है उसको ये पास दिखाइए, देन ही विल मेक एन एंट्री एंड लेट यू गो. दैट इज म्यूचुअल, राइट. सो इट इज रिकॉर्डिंग एन इन्फॉर्मेशन. देन द स्टूडेंट आस्क कि क्या सीसीटीवी भी डॉक्यूमेंट की तरह वी कैन यूज, because CCTV is also an expression, it is giving you a description. So yes, we can say no, it is a kind of recording जो चल रहा है over here, correct. Then substance, document has a substance. So on this a mental or intellectual element comes to find a permanent form. So कौन से, depending on the substance का मतलब है nature. So depending on the nature of the document, we are going to make a record of the document. So nature of the document we are going to make a record का मतलब क्या है? तो इस document का purpose business है या commercial purpose है इस document का, या social या domestic purpose है, उसी तरीके से वो substance होगा जिसके ऊपर ये document हम करेंगे. Correct? So nature, substance means the depending on the nature will be all the how you record the matter. Then is the means. This represents the permanent form like letter, figures, marks or symbols which can be used to communicate. So कौन से means से आपने matter को किस substance के ऊपर ऐसे record कर दिया, तो it can, I record it in the form of, कैसे आपने लिखा, letters, words, figures, symbols, marks, all these which are helping to communicate the information or to record the information which you want. सो डॉक्यूमेंट अगर आपको डॉक्यूमेंट करना है कोई भी, तो पहले तो आपको चाहिए मैटर. क्या मैटर आपको कम्युनिकेट करना है? तो वो एनी मैटर हो सकता है, नॉट नेसेसरली फॉर्मल मैटर, इनफॉर्मल मैटर भी हो सकता है. करेक्ट. तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो किसी के ऊपर, बिकॉज इट इज व्हेन यू आर राइटिंग, एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग इज अ रिकॉर्ड. करेक्ट. तो कौन से, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर डॉक्यूमेंट विल कम द depending on the nature of your information which you want to give. Correct. That is, you will decide the substance. या means है, means मतलब किस तरीके से आपने उस मैटर को एक्सप्रेस किया गया है, वर्ड्स में, सिम्बल्स में, एंड ऑल.
सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, देन अगर ये क्वेश्चन मोर देन 2 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का भी है, इंफॉर्मेशन बहुत छोटी सी है, आप पहले एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 218 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट. उसको डिवाइड करो दैट ये रिटन होना चाहिए, रिकॉर्ड कर रहा है इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन हो सकता है, यू कैन राइट ऑल दैट and then you can write about the elements of a document. Then is instrument. अब ये वर्ड इंस्ट्रूमेंट के उसके ऊपर तो हमारा पूरा एक एक्ट हो चुका है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, करेक्ट. तो नाउ दिस वर्ड इज मच easier for you to understand. The term instrument is used for all formally executed written documents that can be formally attributed to its author. अब ये देखो वर्ड फॉर्मल आ गया. जब हमने वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ा उसमें कहीं पे भी वर्ड फॉर्मल यूज नहीं किया था, राइट. सो यहाँ पे इमीडिएटली वी स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड फॉर्मल. Records and formally expresses a legally enforceable act, process or contractual duty, obligation or right, and therefore evidences that act, process or agreement. Examples दिए गए सर्टिफिकेट है, डीड है, बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, विल है, लेजिस्लेटिव एक्ट है, नोटोरियल एक्ट है, कोर्ट रिट है और प्रोसेस और एनी लॉ पास्ड by a competent legislative body in municipal, domestic or international law. It is a legal formal document. देखो ये बहुत important है. What is an instrument? It is a legal formal document which can be used as evidence in a court of law. And as per section 214 of the Indian Stamp Act 1899, instrument includes every document by which any right or liability is or purports to be created, transferred, extended, extinguished or recorded. Now, let's take, I will explain each and every point to you. पहले तो डॉक्यूमेंट अगर आप हम डेफिनेशन देखते हैं 214 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, व्हाट इज अ इंस्ट्रूमेंट? इट इज it includes every document. Now as soon as you read the word document, I told you what all you have to think. Written hai, correct. It has some matter which has to be communicated or recorded. It is keeping a record. Yes, it is it can be on it has to be on a substance and it can be communicated in any form like words, figures, symbols, etc. So immediately you read the word document matlab written, and in all this way. अब इसमें और वर्ड्स हमने ऐड किए. इट इज अ लीगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मल? मतलब इट इज नॉट कैजुअल, इट इज नॉट इनफॉर्मल. It is on a stamp paper with the signatures of the people. It can be a registered document. Legal document का मतलब क्या है? That it can be used as evidence in the court of law. So it is a legal formal document which can be used as evidence in a court of law, and it includes every document by which any right. document से instrument से आप क्या कर रहे हो? इंस्ट्रूमेंट से द्वारा आप कोई भी राइट या लायबिलिटी क्रिएट भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटिंग्विश्ड खत्म कर सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वो चेक है या प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये राइटिंग में है. इट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच कैन बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, करेक्ट. अब इस डॉक्यूमेंट के द्वारा अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉमिसरी नोट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ क्रिएटिंग राइट एंड लायबिलिटी. अब लायबिलिटी थ्रू दैट प्रॉमिसरी नोट एक लायबिलिटी क्रिएट होती है ऑफ द मेकर, और उसकी मेकर की क्या लायबिलिटी है? टू मेक अ सम, टू पे अ सम ऑफ मनी, करेक्ट, टू द पेई और हिज ऑर्डर. तो यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, और जो पेई है उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? राइट क्रिएट कर रहा है, दैट ही हैज अ राइट टू रिसीव द अमाउंट मेंशन्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, राइट. सो इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया? रिटन है, फॉर्मल है, लीगल है, उसने एक राइट क्रिएट कर सकता है या लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, या ये राइट या लायबिलिटी ट्रांसफर भी हो सकती है किसी और को.
सो अगर पेई ने यही प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर किया मिस्टर ए को, तो पेई ने राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर किया। नाउ पेई के ऊपर भी आएगी ना सेकेंडरी लायबिलिटी टू पे, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी तो है मेकर के पास। या एक्सटेंड भी हो सकती है लायबिलिटी, या एक्सटिंग्विश भी हो सकती है। अगर आपने लोन लिया है बैंक से और आपका लोन विथ इंटरेस्ट सब कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको एक इंस्ट्रूमेंट देगी, इन राइटिंग होगा ये कि नाउ वट एवर लायबिलिटीज यू हैड और टुवर्ड्स द पेमेंट इट हैज यू आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल दैट लायबिलिटी, क्योंकि आपका लोन कंप्लीट पे हो चुका है। सो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा आपकी लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश किया जा रहा है। या पर्पस क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का? टू रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, करेक्ट? सो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। आपको व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इज इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट which can be used in a court of law, and through this document you can either transfer, you can create any right or liability can be created also, transferred also, extended also, extinguished also, or recorded also. Okay, so that is the meaning of instrument. Now tell me, can I say that every instrument is a document but every document is not an instrument? Will I be correct? Every instrument is a document but every document is not an instrument. The answer is correct, because every instrument document है मतलब it is in the written form, but every document does not become a instrument because every document is not formal. आपकी notebook formal नहीं है, okay? And every document is not creating right or liability or transferring, correct? So there is a difference between instrument and document. आगे बढ़ते हैं deed. What is the meaning of a deed? अब आपने पहले हमने जब हम फाउंडेशन में लॉ पढ़ रहे थे वी अंडरस्टूड पार्टनरशिप डीड, उसके बाद होता है एक सब पार्टनरशिप डीड भी. So the term refers to any legal instrument in writing which passes, affirms or confirms an interest, right or property, and that is signed, attested, delivered, and in some jurisdictions sealed. It is commonly associated with transferring, conveying title or to property. Normally तो क्या होता है, in India the terms instrument and deed are used very interchangeably, but normally deed के द्वारा क्या हो रहा है, you are transferring the title to property. मतलब property के papers है, आप property को transfer करते हैं, उसको कहते हैं title deeds, correct? So title deeds are normally for transferring of titles. लेकिन पार्टनरशिप डीड भी है ना, तो वो उसको हम कहते तो है पार्टनरशिप डीड, लेकिन दैट इज ऑल्सो लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, नो, करेक्ट? सो बिकॉज इट इज फॉर्मल इन राइटिंग, इट इज गिविंग ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, and in India as it is written that the word instrument and deed are used interchangeably. Okay, then interpretation, we come back to the part of interpretation. Now हमारा जो टाइटल है चैप्टर का उसमें है वर्ड इंटरप्रिटेशन, फिर है वर्ड स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. तो पहले तो हमने देखा डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, फिर हमने पहले देखा स्टैट्यूट्स क्या होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और डीड्स क्या होता है. नाउ आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, नाउ वी कम टू द पार्ट ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन. क्या आपके पास एक पार्टनरशिप डीड आया है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर रिव्यूइंग द पार्टनरशिप डीड of a firm who has come to you regarding some important taxation advice. तो आपने उनका डीड आप पढ़ रहे हो एंड यू आर इंटरप्रिटिंग इट, करेक्ट? सो यहाँ पे यू शुड नो व्हाट इज अ डीड एंड हाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डीड. अगर आप कोई भी एक्ट को पढ़ रहे हो, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू अ क्लाइंट ऑफ योर्स, तो आपको पहले खुद प्रोविजंस पढ़ने हैं, उसमें उसका जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करके बताना है आपके क्लाइंट को, और फिर इंटरप्रेट कर रहा है कि वो प्रोविजन उसके केस को कैसे अप्लाई करेगा. दैट इज वेरी सिंपली इंटरप्रिटेशन. सो अकॉर्डिंग टू सैलमन, बाय इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज मेंट द प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक टू असर्टेन द मीनिंग of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed. Act जो है वो authority में legislature, it is made by someone in authority, correct? So अभी जिन्होंने ये बनाया है they are not here to tell you कि justify कि ये इसका मतलब ये है और when we made this is what we have in the mind.
पहले वाले जो एक्ट्स है, प्री इंडिपेंडेंस के भी एक्ट है, अभी दे द पीपल लॉ मेकर्स आर नॉट हियर, द ड्राफ्टर्स आर नॉट देयर टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन. सो कोर्ट के सामने जब केस आता है तो कोर्ट को क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, उसका मीनिंग असर्टन करना पड़ेगा ना कि इस प्रोविजन का क्या मीनिंग है. दैट इज इंटरप्रिटेशन. इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग इंटेलिजिबल दैट विच वॉज बिफोर नॉट अंडरस्टूड, एम्बिगुअस और नॉट ऑब्वियस. ये पहले तो उसका मीनिंग समझो. वर्ड है, मुझे समझ में नहीं आया क्या प्रोविजन लिखा है, तो अंडरस्टैंड इट वर्ड टू वर्ड. दैट इज़ व्हाट वी डू. अगर हमको कोई भी हमने पैसेज पढ़ा है और हमको वो पैसेज एक टाइम पढ़ते समय नहीं समझ में आया, तो हम क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग, एवरी वर्ड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है, एंड देन वी ट्राई टू पुट इन अ मीनिंग टू दैट पैसेज. दैट इज इंटरप्रिटेशन. तो पहले आपने पढ़ने की कोशिश की, एम्बिगुअस था, कंफ्यूजिंग था, उसका मीनिंग सर्टेन नहीं हो रहा था. So you started interpreting it, taking the meaning of every word grammatically. You started interpreting it grammatically. भी आप कहते नहीं नहीं इस word के तो दो meanings हैं, तो what should I do? Then try to find out the what was behind, what was the intention of him, कि ये word का meaning exactly ये होना चाहिए या ये होना चाहिए. That is interpretation. It is the process by which courts seek to ascertain the meaning of the words used in a statute or legislation. Why does the judiciary or courts need to ascertain the meaning of words which are used in a statute? Because they have to give a judgment in a case. They have to analyze the case. इसके लिए वो provision जो दिए हैं एक्ट में, उसका हर एक प्रोविजन का मीनिंग तो समझ में आना चाहिए. करेक्ट. It is the art of finding the true sense of the words. That is the sense in which the author intended to convey the matter. So meaning तो हमको समझ में आया. मीनिंग समझने के बाद we want to find out कि जब लॉ मेकर ने ये प्रोविजन क्यों बनाया होगा. So in what sense he wanted to communicate the subject matter. Correct? तो अगर if Institute of Chartered Accountants student को कहती है that student is supposed to write the subjective papers in black ink, तो इसको इंटरप्रेट हम कैसे कर सकते हैं. ब्लैक इंक लिखा है मतलब ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो और कोई इंक नहीं चलेगी. करेक्ट. नॉट इवन फॉर हाईलाइटिंग. ब्लैक इंक. नाउ विल से ब्लैक इंक. इंक. इंक का मतलब क्या फाउंटेन पेन है. इंक का मतलब क्या जेल पेन भी हो सकता है, क्या ये बॉल पेन भी हो सकता है. सो दैट इज इंटरप्रिटेशन. राइट. सो वी ट्राई टू फाइंड आउट द रियल मीनिंग and what must have been the intention of the person who made this rule to put it. Correct. Then is construction, because interpretation and construction ये words इतने interchangeably use होते हैं. अभी construction का मतलब क्या है. Construction as applied to a written statute or document means to determine from its known elements its true meaning or the intention of its framers. उसका real meaning क्या है वो हमको construct करना है. It involves drawing of conclusions beyond the actual expressions used in the text. तो जब आप केस लॉ पढ़ते हो, व्हेन यू इन एग्जाम में आपके सामने एक केस स्टडी आ गई और आपने देखा है फाउंडेशन का आपका एक्सपीरियंस है कि समटाइम्स द केस स्टडी का क्वेश्चन इज मोर देन हाफ ऑफ द पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर. करेक्ट. तो लेंथ देखते ही बच्चा डर जाता है. देन व्हाट यू स्टार्ट डूइंग कि नहीं, केस स्टडी मैम ने बोला एक्चुअली ईजी होता है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट केयरफुली. पहले मैंने एक बार पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया. करेक्ट. तो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीड इट वर्ड टू वर्ड एंड एनालाइज इट वर्ड टू वर्ड. करेक्ट. एंड व्हेन आई स्टार्ट एनालाइजिंग इट वर्ड टू वर्ड विथ मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन कि ये प्रॉब्लम या ये केस स्टडी किस प्रोविजन के ऊपर है. नाउ आई ड्रॉ अप द कंक्लूजन. दैट इज कंस्ट्रक्शन. करेक्ट. It is done by referring to other parts of the enactment and the context in which the law was made. ये आगे जब हम rules करने वाले, it will become clearer to you. Thus, when a statute is construed, it is an attempt to ascertain the intention of the legislature. जब हमें act, किसी भी act या statute को समझना है, we need to ascertain कि not only the meaning of the words which are given in the provision, but we also want to understand the intention of the legislature. कभी कभी हम कहते हैं दैट ये कैसा लॉ है, ये क्या प्रोविजन है, इट डजेंट मेक सेंस. करेक्ट. सो व्हेन वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स दैट इट इज नॉट मेकिंग सेंस, प्लीज अंडरस्टैंड
when it was written, it was making sense to the circumstances at that point of time. That is why it was provided. And when a lawmaker or a drafter is framing new rules and regulations, he is trying to think of all the possible situations which may arise. Law is not very easy to make. Everything has to be first foreseen. Then, of course, there is a difference between interpretation and construction, though, again, note, practice में construction includes interpretation and the terms are frequently used synonymously. Okay, but of course, we try to see it. Meaning क्या है? पहले तो interpretation is the art of the true sense of any form of words, that is the sense in which their author intended to convey, and of enabling others to derive from that the same idea which the author intended to convey. मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? वी आर ट्राइंग टू, जब मैंने कोई भी चीज़, एक पैराग्राफ आपको लिख के दिया है, क्वेश्चन, सो व्हेन यू आर इंटरप्रिटिंग इट, आई वांट यू टू इंटरप्रिट इट इन द सेम मैनर इन विच, जो मेरा इंटेंशन था ना क्वेश्चन पूछने का, यू शुड बी एबल टू इंटरप्रिट इट इन दैट मैनर, कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि एक्चुअली व्हाट डज द एग्जामिनर वांट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एन आंसर ही wants this part or wants that part. So that is interpretation. Construction is the drawing of conclusions respecting subjects that lie beyond the direct expression of the text from elements known from and given in the text. Conclusions which are in spirit though not within the letter of the law. So construction में once you have interpreted the whole thing, then you will draw your conclusion कि हाँ, ये case law इस प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है, एंड देन यू फॉर्म योर आंसर. करेक्ट? सो पहले जब क्वेश्चन केस स्टडी का दिया जाता है, आप वर्ड टू वर्ड उसको इंटरप्रेट करते हो, इंटेंशन फाइंड आउट करते हो, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, एंड देन यू बिगिन राइटिंग. कार्डिनल रूल. कार्डिनल रूल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज दैट द लैंग्वेज इज सिंपल. And if the language is simple and unambiguous का मतलब है not confusing. So अगर act की language जो है वो simple है, clear है, बिल्कुल confusing नहीं है, then the act is to be read with the clear intention of the legislature. फिर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको ऐसे और वैसे interpret करने की, जैसा meaning simple है उसी तरह उसको apply करो. Construction में cardinal rule of construction of a statute is to read it literally, which means by giving to the words used by the legislature their ordinary meaning and grammatical meaning. अब ये ordinary meaning मतलब layman की language में, या grammatical meaning जो law कह रहा है कैसे. So now we will, ये जो grammatical और ये है, these meanings we will understand later. अभी यहाँ पे है importance of interpretation. Interpretation की ज़रूरत क्या है? The need for interpretation arises because all sets of circumstances in which a law would be applicable cannot be foreseen at the time of drafting, and the circumstances keep on changing. ये तो बहुत important है. तो जब लॉ बना था तब क्या पता था कि ऐसी COVID-19 की सिचुएशन आएगी और सब लॉकडाउन हो जाएगा? We didn't know all this, right? So we cannot visualize things which can happen in the future. इसीलिए अभी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी. Right? And changes have to be made. It is in case where the law is unclear, the court has to find the true meaning of the statute so as to make it applicable to the given circumstances. So rules of interpretation are in case where the intention of the legislature is unclear. अभी जब legislature ने वो act बनाया, उन्होंने बहुत foresee की कि ऐसा situation होगा तो ये होगा, फिर वो होगा. They tried their maximum. But again understand कि like Contract Act 1872 का है. Act was formed keeping in mind the socio-economic and political conditions at that point of time when we were ruled by the British. उन्होंने तो ज़्यादातर अपने Contract Act में उनके Contract Act के rules ऐड किए ना. So those situation that time. अब उस एक्ट को आज के सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए उसको इंटरप्रेट तो करना ही पड़ेगा, राइट? कि इंटेंशन क्या था जब, सो वेयर द इंटेंशन इज नॉट क्लियर कि इसका इंटेंशन क्या था, इंटरप्रिटेशन की तो और ज़रूरत पड़ेगी. सो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे हमको. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर जस्ट एंड यूनिफॉर्म डिसीजंस. तो रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन जुडिशरी
या कोई भी पर्सन करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपर्टीज, हिज लर्निंग, करेक्ट? तो हर एक का लर्निंग, एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन अलग अलग होने वाला है. सो कैन एवरी वन गिव ऑल डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस? तो ऐसे तो लॉ नहीं चलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. इसीलिए हमें इंटरप्रिटेशन के भी रूल्स दिए गए हैं, तो वही रूल्स फॉलो करके जुडिशरी को इंटरप्रेट करना पड़ेगा. ओके. एंड देन देर जो ये इंटरप्रिटेशन है, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है? डॉक्ट्रिनल हो सकता है या लीगल हो सकता है. डॉक्ट्रिनल इज कैन बी लिटरल और ग्रामेटिकल, और इट कैन बी लॉजिकल. एंड लीगल का मतलब है ऑथेंटिक हो सकता है या यूजुअल हो सकता है. अब पहले लेते हैं डॉक्ट्रिनल. Remember, we in Companies Act we did the doctrine of indoor management, remember? और फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने किया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन कैन सिंपली मीन प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन कैन सिंपली मीन थियरी ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, करेक्ट? सो वो है डॉक्ट्रिन. सो इट इज़ द प्रिंसिपल. सो और when we are talking about doctrinal, इसका मतलब है that through that interpretation we want to find out the true or real meaning. Okay, and if we have to find out the real or the true meaning of the provisions of the act, हमको क्या करना पड़ेगा? We can use the literal or grammatical way of understanding the meaning or the logical way. Literal or grammatical way मतलब grammar, pay attention to the grammar used. This word. सो ये वर्ड्स ग्रामर में क्या क्या आता है? ग्रामर में आते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, ग्रामर में आते हैं कंजंक्शंस, ग्रामर में आएंगे द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. तो अगर हमको एक्ट को समझना है, वी गो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. वी गो टू अंडरस्टैंड कि अच्छा पंक्चुएशन मार्क कॉमा दिया है या फुल स्टॉप दिया है या स्लैश दिया है, कंजंक्शन है, एंड या और है, तो मीनिंग तो चेंज हो जाएगा, राइट? So if we have to understand the act, we have to understand it in the grammatical way, that is the literal way. जैसे वर्ड दिया है उस वर्ड का ऐसा मीनिंग लो, इस पंक्चुएशन का ये मीनिंग लो, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग. जहाँ पे दिया गया है, लाइक एग्जाम्पल हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन में है ना, सेक्शन 10, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट? इफ, अब ये इफ आ गया, ओनली इफ मतलब कंडीशन डाल दी इफ. So we understand it in that way. If they are made with the free consent by competent parties, correct? So ये सब words by, if, and, or, so ये बहुत ज़रूरी है. अगर वहाँ पे लिखा होता कि all agreements are contracts if they are made either by free consent or by competent parties, और आ गया तो either or हो गया. So that is how you can read and interpret it. या यू अप्लाई लॉजिक. लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब है कॉमन रीजनेबिलिटी. यू आर अप्लाइंग योर रीजनिंग स्किल्स हियर. लॉजिकल रीजनिंग था आपको स्टैट्स में, तो वहाँ पे आपने कैसे पढ़ा उसको? लॉजिकल रीजनिंग. आपने लॉजिक अप्लाई किया ना, राइट? यू जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, बट यू ऑल्सो वेंट बिहाइंड द वर्ड्स, बियॉन्ड द वर्ड्स यू वेंट, करेक्ट? सो दैट इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसका होता है. हम हर एक चीज़ का कहते हैं कि आप यू वेंट टू सी अ मैजिक शो, देखते समय तो आपको बहुत मजा है, देन बाद में यू रिफ्यूज टू बिलीव कि मैजिक, बिकॉज यू नो कि मैजिक होता ही नहीं है. देन व्हाट यू से, देयर हैज टू बी अ लॉजिकल explanation to this, there has to be a rational explanation to it, correct? Because you are not able to attach the meaning to that act, because ये beyond जा रहा है आपके, तो but you say no no, इसका कोई logical explanation ज़रूर है, right? So that is interpretation in the doctrinal way. And then there is the legal way. See, when you want to know about something, तो कोई client आता है आपके पास और कहता है ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मुझे पहले बताओ कि लॉ में इसके बारे में क्या लिखा है. That is legal, correct? So when you look into the basic rule of law, that is called as legal. तो कोई आपको जब पूछता है, कॉमन है, पहले पढ़ो कि लॉ में क्या है, लॉ हमें क्या प्रोविजन देता है इसके बारे में, कैन वी डू दिस और कैन वी नॉट डू दिस. सो लीगल, ओके, द प्रोविजन ऑफ लॉ. तो ये लीगल प्रोविजन मतलब लॉ टू इंटरप्रेट द एक्ट, व्हाट इज रिटन इन द एक्ट. लीगल, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, उसको पहले समझो. अब ये ऑथेंटिक हो सकता है या यूजुअल हो सकता है. सो लीगल मीन्स व्हेन द इंटरप्रिटेशन इज डन एज पर द रूल्स ऑफ द लॉ जो रिटन है. ओके, व्हाट इज रिटन,
जैसे रिटन है लॉ में, अगर हम वैसे ही लेते हैं, हम उसको ऑथेंटिक कब कहते हैं? व्हेन इट इज़ डन बाय द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ। जो लेजिस्लेटर हिमसेल्फ क्या कर रहा है, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग इट एज पर द रूल्स ऑफ द लॉ, उसको हम कहते हैं ऑथेंटिक। और यूजुअल हम कब कहेंगे उसको? यूजुअल जब हम कहेंगे व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट केस लॉज या केस स्टडीज़ के ऊपर, देन वी विल कॉल इट यूजुअल. सो इंटरप्रिटेशन लीगल विल बी कॉल्ड, लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब है एज पर द रूल्स ऑफ लॉ. जब ये लीगल इंटरप्रिटेशन लेजिस्लेटर खुद कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑथेंटिक लीगल इंटरप्रिटेशन. लेकिन अगर ये लीगल इंटरप्रिटेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट केस स्टडीज, हम उसको कहेंगे यूजुअल, या विच इज़ बेस्ड ऑन यूजेजेस एंड केस स्टडीज. तो उसने खुद ने ये नहीं किया इंटरप्रेट, ही इंटरप्रिटेड इट ऑन द बेसिस ऑफ यूजेजेस, practices या case studies. Okay, so these are the legal or doctrinal legal and doctrinal interpretation. Okay, so we understood about words, we understood about statutes, deeds, documents, we understood interpretation का meaning क्या है, उसका importance क्या है और उसका classification क्या है. So यहाँ पे है differences between legal interpretation and doctrinal interpretation. Legal interpretation is when there is actual rule of law that binds the judge to place a certain interpretation on the statute. So because he has to go according to the rules given in the law, so that is legal interpretation. It may be authentic and usual. Authentic मतलब ये interpretation खुद legislator कर रहा है. Usual when he is following case studies या usages. It is authentic when the rule of interpretation is derived from the legislator himself, and it is usual when it comes from some other source such as custom or case law या usage. Doctrinal interpretation is when the judge wants to analyze the provision to discover the real or the true meaning of the statute. It may be grammatical or logical. Grammatical या literal concerns itself with words. क्या words use किए गए हैं, expressions used in a statute, and only that. The emphasis in what the law says. जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामेटिकली उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो वर्ड्स का मीनिंग क्या है? मतलब दिस इज व्हाट द लॉ इज सेइंग, व्हाट द लॉ सेज. लेकिन लॉजिकल उसका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वी सीक टू असर्टेन व्हाट द लॉ मीन्स. एंड और, एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, ये मतलब हमने समझ लिया, मतलब ये ग्रामेटिकल हो गया. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग ये एंड होना चाहिए और होना चाहिए. ये लेजिस्लेटर ने एंड और क्यों लिखा है? मतलब दिस, इट कैन बी बोथ ऑल्सो, इट कैन बी आइदर ऑफ द टू. सो इट इज व्हेन द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, इट्स मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, आपको तीनों पॉइंट्स देने पड़ेंगे. उसका मतलब क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. एंड देन क्लासिफिकेशन लीगल एंड डॉक्ट्रिनल, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया वैसे भी आप बना सकते हो. ओके, एंड देन टू सम अप वी कैन जस्ट से वेयर द लॉ इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, जहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है स्टैट्यूट में, प्रोविजन में, एक्ट में, द कोर्ट शैल कंस्ट्रू इट, शैल कंस्ट्रक्ट इट बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग. जो वर्ड्स का मीनिंग है वही मीनिंग कोर्ट लेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा. द लॉ व्हेन क्लियर शैल बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड एज इट इज, हाउएवर हार्श इट मे बी. The court shall administer the law as it stands and shall not attempt an alternative interpretation based on logic that is ostensibly या apparent or presumed just and reasonable. जहाँ पे clear cut है, कोई भी confusion नहीं है, तो the court will apply the provisions as they are, however strict they may be. Correct? लेकिन जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, थोड़ी सी एम्बिग्विटी आएगी, थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है या थोड़ी सी अनसर्टिनिटी, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, देन वी गो टू द अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. करेक्ट? सो इस वीडियो में हमने ये सब देखा, मीनिंग्स देखे, इंटरप्रिटेशन देखे, उसका क्लासिफिकेशन भी देखा.
अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. वी विल अंडरस्टैंड द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. आज के हमारे वीडियो में जो टॉपिक्स हमने किए उसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट आ सकता है 2 मार्क्स के लिए. व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट आ सकता है. What is an instrument? You can get a question of what is the difference between a document and an instrument. Then, as I told you, you can get the question between what is interpretation and construction the same. So you'll write in India they are used interchangeably and synonymously, but yes, they are two different words. And then जो differences है वो. Or you can be asked what is the importance of interpretation and give the classification. So वो points हमने सारे यहाँ पे cover कर लिए. Okay. So अगर आपको कोई भी doubt है, please feel free to contact me. So we'll end this today's video. अगले video में we will come to type rules, primary and secondary rules. Thank you everyone.